जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो जैसा कि हमारा इतिहास का सिलसिला चला था, जिसमें कि हम सबसे पहले एंशिएंट महाजनपद काल शुरू करने वाले हैं। उसके बाद से मिडिवल रहेगा, उसके बाद से हमारा मॉडर्न रहेगा। उससे पहले जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जिससे कि ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और उस क्रम में आज हम भारत के जो भी गवर्नर जनरल या बंगाल ही कह लीजिए या भारत के वायसराय कह लीजिए, जो भी हुए हैं, उनको एक क्रमिक वाइज अध्ययन करेंगे। और चूंकि देखिए ये जितना इम्पोर्टेंट है ना, वही हमने लिखवाया है। ये समझ सकते हैं कि ये जो अन्य टीचर जो भी होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनका जो नोट्स होता है, उस नोट्स को हमने संकलित करके एक अच्छा सा तैयार किया है और बनाया है। शायद आप इससे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि जब आखिर सबसे पहले 1757 का जो युद्ध हुआ था, पलासी वाला 23 जून 1757 को जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ही जैसे ही अंग्रेज जो है बंगाल को जीतते हैं, बंगाल के जीतने के बाद वो धीरे धीरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू करते हैं। उसके क्रम में जिसके पहले जितने चार गो चार्टर एक्ट आए हैं, उसके बाद से रेगुलेटिंग, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, उसके बाद से चार्टर एक्ट जो आए हैं, उसके बाद से और जो भारत शासन अधिनियम है, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है और वो ऑलरेडी पड़ा होगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके तहत वो लोग समय समय पर नियम कानून लाते गए और भारत पर जो शिकंजा था वो पूर्ण रूप से कसते गए। सबसे पहले उन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया, ठीक है। जब बंगाल का गवर्नर बनाया, उसके बाद से उसी गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसके बाद से बंगाल के बाद से पूर्ण रूप से जब पूरे भारत पर अधिकार कर ले, तो भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। और गवर्नर जनरल ही चल रहे थे जब 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति के फलस्वरूप जो भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का न रह करके वहाँ की जो महारानी थी उनका हो गया, यानी क्राउन का शासन हो गया। उसके बाद से जो गवर्नर जनरल का पद है वो खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल के बाद से देख सकते हैं 58 से क्या आ गया, वायसराय का पद आ गया। वायसराय ही चल रहा था। उसके बाद से फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले गवर्नर जनरल के रूप में राजगोपालाचारी है। उसके बाद से जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए, हम लोगों ने जो भी गवर्नर वगैरह का पद जो होता है वो केंद्र से खत्म ही कर दिया और राष्ट्रपति लेके आए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि 1757 में तो युद्ध हुआ था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके बीच का जो समय अंतराल है उसमें बंगाल के गवर्नर होंगे। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया था, उसके बीच का जो समय या अवधि होगा ना, आप बोर्ड पे देखते रहिए, मेरी बातों को समझते रहिए, शायद अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके बीच जो हुआ था वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब 1833 से लेकर के 1858 मान के चलिए, हाँ, क्योंकि 57 में क्रांति होता है, 1858 में जो था, इसके बीच के जो समय अवधि होगा 33 से 58, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। जबकि इसके पहले 73 से लेकर 33 के बीच क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और 1757 से लेकर 1773 के बीच कौन सा था, तो उसके बीच देख सकते हैं बंगाल का गवर्नर था, ठीक। उसके बाद आते हैं भारत का वायसराय। जब 58 में कैनिंग बने थे, 58 से लेकर के 1947 तक क्या चला हमारा, वो वायसराय चला, जिसके तहत कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं और बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने के लिए सबसे पहले याद करिए, चूंकि 1757 में कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। देखिए, लॉर्ड क्लाइव के बाद से आप थोड़ा सा मस्तिष्क में बैठाइए कि वारन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 में था और 1773 में वारन हेस्टिंग्स था। उसके बाद 1773 के बाद 1833 आ रहा है, तो 1833 में तो 1829 से विलियम बेंटिंग को याद कर सकते हैं। तो जो विलियम बेंटिंग था उससे हम देख सकते हैं, यानी कि जो बेंटिंग हो जाएगा, उसके बाद से 1833 के जस्ट बाद चलते हैं तो 1857 की क्रांति होती है कैनिंग के समय। तो अगर बात कर लेते हैं वायसराय की, तो वो हो जाएगा कैनिंग, प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, तो कैनिंग हो जाएगा, ठीक। उसके जस्ट बाद वो 1947 तक चलेगा। तो उस समय माउंटबेटन हुए कि 3 जून 1947 को उन्होंने देश का विभाजन कर दिया। तो उस तरह से वहाँ से आप माउंटबेटन को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सभी को माइनर में याद है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस तरह से इस चीज़ हम मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। देखिए, जितना आप रटिएगा ना, रटने से कुछ नहीं होगा, रटिएगा भूल जाइएगा, रटिएगा भूल जाइएगा। इसको समझिए, इसका जो रिलेशन है ना वो कहीं और से निकालिए, कहीं और से टॉपिक जो आप याद किया ना उस टॉपिक से इसका रिलेशन निकालिए और उसको यहाँ कोरिलेट कीजिए, चीज़ें आप नहीं भूलेंगे, ठीक। उसके नीचे आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि हमारे पहले थे। रॉबर्ट क्लाइव को चतुर गिद्दड़ की संज्ञा भी दी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या किया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, सबको पता है। पलासी का युद्ध यही किया था 23 जून 1757 को। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली जो इसने ही डाली, ठीक। उसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद एक दो इंपोर्टेंट हुए, जैसे कि हॉलवेल और एक था वेंसिटाट। अब ये इंपोर्टेंट क्यों, देखिए 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को
वो बैनसीटाट के समय में हुआ था। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद से हॉलवेल, यही हॉलवेल था जिसने कि एक अफवाह फैलाई थी कि ब्लैक होल की घटना, जिसमें कि 146 व्यक्तियों को एक पश्चिम बंगाल में एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से कि केवल मात्र 23 जिंदा बचे थे। वो जो हॉलवेल थे उसी ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, ऐसा कहा जाता है। यह सच्चाई घटना क्या थी वो तो कहीं कहीं अलग अलग मिलता है। ठीक, उसके बाद से इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों से सवाल बने हैं। ठीक, नीचे आ जाता है। नीचे हमारा क्या है, वारन हेस्टिंग्स है। अब देखिए वारन हेस्टिंग्स से सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कह रहा है रेगुलेटिंग, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, वो वारन हेस्टिंग्स के समय में ही आया था। एक चीज़ और देखिएगा, बहुत से मतलब छात्र या कैंडिडेट जो भी हमारे तरफ हैं वो सोचते हैं कि हम समय याद करेंगे, किसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि आप इनके समय के प्रमुख कार्य को याद रखते हैं तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स को देख सकते हैं। वारन हेस्टिंग्स जो है रेगुलेटिंग 1773 का आया था, वो इसके समय में आया था। 1774 में जो बंगाल में या कोलकाता में कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, वो कब हुआ था, तो इसी के समय में हुआ था। ठीक, उसके नीचे आ जाते हैं सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी, वो इसी के समय हुआ था। अब आते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, वो हुआ था, वो इसी के समय में हुआ था। द्वितीय देखिए एंग्लो मैसूर युद्ध जो द्वितीय हुआ था वो इसके समय में ही हुआ था। ठीक, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉर्नवालिस से कई बार सवाल बने। तो कॉर्नवालिस जो है उसके समय में देख सकते हैं, सबसे पहले तो पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। आज जो पुलिस का रूप हम देख रहे हैं और कॉर्नवालिस का ही देन है। उसके बाद नागरिक व्यवस्था का जन्म, उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, अब देखिए प्रथम देखिएगा ना, तो 67 से 69 जो था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गया। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं तो वो 80 से 84 के बीच हुआ था, जो कि मैंगलोर की संधि से खत्म हो गया। तीसरा की बात कर लेते हैं तो 1790 से लेकर के 92 के बीच हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हो गया। उसके बाद जो चौथा हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें कि अंतिम टीपू सुल्तान भी मारा गया, वो हुआ था 1799 में, जो कि सहायक संधि से खत्म हुआ बेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखिए, सबसे पहले तो आप मेहनत कीजिए, खुद से एक नोट्स बनाइए, चीज़ों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, तब जाके आपके मस्तिष्क में बैठ पाएंगे कि कौन चीज़ें कहाँ की हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे और था मेरा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि अभी हमने बताया, वो हुआ था किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उसके बाद फिर आ जाते हैं गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश बनारस के निकट जो गाजीपुर है, जहाँ की दिनेश लाल यादव है, तो वो जो गाजीपुर है वहाँ पे इसकी मृत्यु है और इसकी जो कब्र है ना वो यहीं पे बनी हुई है। तो कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि कौन ऐसे मतलब वायसराय या गवर्नर कहेंगे ना, गवर्नर जनरल कहेंगे, जिनकी मृत्यु भारत में हुई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई है। उसके बाद से लॉर्ड वेलेस्ली आ जाते हैं, जो कि सहायक संधि के सूत्रधार हैं। उसके बाद से खुद को बंगाल का शेर कहते थे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे बनती हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद से जॉर्ज बार्लो को देख सकते हैं। ये जो जॉर्ज बार्लो थी, इनकी लाइफ से महत्वपूर्ण एक ही घटना होती है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में घटित हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब ये जो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, इनके समय अंतराल में चार्टर एक्ट जो था 1813 पारित हुआ था। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट और बनता है महाराणा रणजीत सिंह जो थे ना, 1809 में उनके साथ जो संधि हुई थी वो संधि इन्होंने ही किया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनसे भी एक दो इंपोर्टेंट बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए इनका जो समय अंतराल है ना, उसके चक्कर में ना पड़िएगा, हम अभी भी आपको कहेंगे कि समय अंतराल न देखिए, बस देखिए कि उस समय क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे, काम ही पूछा जाता है, समय अंतराल नहीं पूछा जाता। तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बीच जो हुआ था ना, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, तो खत्म हुआ। देखिए चीज़ों को हमने यहाँ पे शॉर्ट करके आपके समक्ष रखा, बातों को सुने, आपके दिमाग में बैठेगा। उसके बाद से क्या होगा, 1814 से 16 के बीच युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1816 सुगौली की संधि के तहत खत्म हुआ। वो कब हुआ था, तो हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था। उसके बाद सर्वाधिक युद्ध करने वाला, ये भी क्वेश्चन बना कि सर्वाधिक युद्ध करने वाला वायसराय या गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन रहा है, तो ये हेस्टिंग्स ही था, लगभग 160 को किला जीता था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है आंग्ल बर्मा युद्ध, देखिए 1824 के 26 के आसपास, 1824 से 26 के बीच जो हुआ था ना, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें कि 1826 में यांडोर की संधि होती है। यहाँ पे यांडोर की संधि कब होती है, 1826 में। वो कब हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एमहर्स्ट जो है उसके कार्यकाल में क्या हुआ था, यांडोर की संधि 1826 में हुई थी।
फिर आ जाते हैं प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अभी जो विलियम बेंटिंक थे वही जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 के आसपास, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से रखिए। अब देखिए सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल, ये जो लिस्ट है ना इसको थोड़ा आप देखिएगा। और देखिए हम तो कंसेप्ट बना चुके हैं कैसे कैसे मस्तिष्क में बैठाना है, इसको आप अपने स्तर से देखिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम गवर्नर जनरल देख सकते हैं। उसके बाद सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया, ठगी प्रथा का भी अंत इन्होंने किया। कई बार प्रश्न ये भी बनता है चूंकि ये इसमें तो वायसराय थे नियम कानून बना के अंत के, लेकिन इसको अगर रूढ़िवादिता से दबाने की बात की जाए यानी कि जबरदस्ती, तो जबरदस्ती किसने दबाया, तो कर्नल सिमेल नामक एक सैन्य अधिकारी था, उसने ठगी प्रथा जो है उसको जबरदस्त इसका अंत कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि ठगी प्रथा था क्या, तो देखिए ठगी प्रथा क्या होता है ना, देखिए चोरी एक तरह से समझिए तो चोरी है, लेकिन चोरी उसको नहीं कहते हैं क्योंकि चोरी जो होती है ना वो आपके अनुपस्थिति में होती है, लेकिन जो ठगी होता है ना वो आपके सामने होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक पल के लिए अजनबियों पर भरोसा करके आप अपना बहुमूल्य सामान खो देते हैं, यही जो प्रोसेस है ना यही प्रोसेस ठगी प्रथा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है अभी देखेंगे, सबसे पहले हमारा आता है चार्ल्स मेटकाफ। देखिए कई लोग सीरियल याद करते हैं, इस पर काफ़ी मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चार्ल्स मेटकाफ, देखिए तो मेटकाफ जो है ना वो प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि उनको जैसे प्रेस होता था उस समय, चूँकि जितने भी लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लेखों के माध्यम से इस क्रांति का प्रचार प्रसार करते थे तथा लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को प्रबल करते थे। तो ये जो मेटकाफ थे इन्होंने क्या किया था कि प्रेस पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे उसको हटा दिए थे, जिस कारण से इसे भारतीय प्रेस का देख सकते हैं मुक्तिदाता के रूप में इनको कहा गया है, इसलिए सवाल कई बार बना है। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो इनके समय में ही हुआ था। देखिए सबसे पहले जो अंग्रेजों की ब्रिटिश प्रसार नीति जो थी उसका भी हम अध्ययन करेंगे, जस्ट अगला वीडियो हमारा प्रसार नीति पर ही आएगा, क्योंकि जितने डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं आता है उन पे ही हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, तो ऑकलैंड जो है जीटी रोड की पुनर्निर्माण, अगर जीटी रोड इन ग्रैंड ट्रंक रोड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसका संबंध अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका निर्माण जो था वो मान के चला जाए तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। कार्यांतरण में उसका जो निर्माण की बात करते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया। जैसे सड़क के आजम की संज्ञा दी गई थी उसके ठीक बाद अभी भी है, और बीच बीच में इसका मरम्मत जो है ऑकलैंड के द्वारा कराया गया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्लस भारत में छात्रवृत्ति जो है उसकी शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण था, हड़प नीति के कारण वो जाना जाता है, इसलिए डलहौजी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। डलहौजी के समय क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है। डलहौजी के समय क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। हम युद्ध चलेंगे ना, प्रसार नीति जब चलेंगे ना तो किसके साथ कितने युद्ध हुए और कब कब हुए, कैसे खत्म हुए, कौन कौन विरोधी पार्टियां थी, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छा लगेगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद पहली बार रेल कब चली थी, तो 1853 में जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो ट्रेन चली थी ना वो इसके समय नहीं चली थी। उसके बाद नीचे आते हैं डाक टिकट, तो प्रथम बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ तो डलहौजी के समय में ही शुरू हुआ। उसके बाद सड़क नीति का जनक सर्वविख्यात है, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना उसी समय इसने ही की थी। उसके बाद से देखिए ये एक और काम किए थे ना, जो भारत की राजधानी थी वो इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था या स्थानांतरित किया था दिल्ली से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बनाया ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, वो डलहौजी ने बनवाया था, ठीक। उसके नीचे रहता है कैनिंग, कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 1857 में क्रांति हुआ था वो इसके समय में ही हुआ था। तो देख सकते हैं भारत का पहला वायसराय है, चूँकि 57 की क्रांति के बाद 58 में जो एक्ट आया था उसके तहत अब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को हटा करके अब ब्रिटिश क्राउन का दे दिया गया। जब क्राउन का होता है उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल पद को हटा दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय जो वो कैनिंग बना था। उसके बाद विधवा मतलब विवाह पुनर्विवाह जो है इसके समय में एक्ट बन के आया। उसके बाद दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया, तो वो कैनिंग ने घोषित किया था, ठीक। उसके बाद एक बात लॉर्ड मेयो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में दो चार काम करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेयो क्या है। भारत में पहली बार जनगणना, तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी
वो मेयो के समय में हुई थी। और मेयो कॉलेज की स्थापना, चूँकि अजमेर में इसने सबसे पहले मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद से इसके समय में 1869 में जो सुएज नहर था वो खुल गया, मतलब सुएज नहर के खुल जाने के कारण से जहाज़ों का जो था आगमन वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। फलस्वरूप भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार का जो व्यापार था वो बढ़ गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी जो हत्या हुई थी वो एक अफगान व्यक्ति के द्वारा म्यांमार में कर दी गई। उस समय भारत के गवर्नर थे और म्यांमार यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी। उसके बाद लॉर्ड लिटन भी काफ़ी मतलब जितना ही काम किया सब अच्छा नहीं किया, इसीलिए इसको भी याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता था, देखिए वर्नाक्यूलर्स का होता है देसी भाषा, समझिए कैसे। उस समय क्या होता था, चूँकि अंग्रेज हिंदी को जान चुके थे थोड़ा बहुत, अगर किसी प्रकार का लेख लिखा जाता था उनके विरोध तो वो उसे आसानी से पढ़ लेते थे और उसको बैन कर देते थे। तो हमारे जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का उसका माध्यम बनाया। चूँकि वो क्षेत्रीय भाषाओं पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं थी, वे अपनी बातों को क्षेत्रीय भाषाओं में, चूँकि भारत आपको पता है कितनी विविधताओं वाला देश है, इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा जो थी, देशीय जो भाषा थी, उसका ये लोग माध्यम बना के प्रचार प्रसार करने लगे और लोगों में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको प्रबल करने लगे। फलस्वरूप अंग्रेज जो थे वो कानून बना दिए कि कोई भी व्यक्ति जो है देशी भाषाओं में कोई पत्र पत्रिकाओं का संपादन नहीं करेगा, प्रकाशन नहीं करेगा। तो ये कौन किया था, तो लिटन ही किया था। उसके बाद से सिविल सेवा की उम्र, देखिए अगर 19 वर्ष कर दिया जाए तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति थोड़ी कम रहेगी, इसलिए पास होने की संभावना भी कम रहेगी। तो उसने क्या किया था, 21 से हटा करके 19 कर दिया था, जिससे कि भारतीय ऊंचे पदों पे नहीं जा सके। उसके बाद से द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध, उसके बाद से प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसके बाद से देख सकते हैं लॉर्ड रिपन, इनको कहा जाता है सज्जन रिपन। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने इसके भारत के उद्धारक जो है, उद्धारक की संज्ञा देती हैं सज्जन रिपन को। क्यों, क्योंकि ये इसके विपरीत सारा काम किए थे। इनका नाम सज्जन रिपन, मतलब इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात दी जाती है, अच्छे भी थे, काम किए थे। सबसे पहले इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया कि भाई ये सब नहीं रहेगा। उसके बाद से सिविल सेवा की उम्र फिर 19 से बढ़ा के 21 कर दी कि ठीक है 2 साल एक्स्ट्रा भी लीजिए, मानसिक स्थिति अच्छा कीजिए, एग्जाम दीजिए और आप अच्छे पदों पे जाइए। उसके बाद 1881 में सबसे पहले, चूँकि देखिए जनगणना यहाँ से शुरू हो गई, अब यहाँ से नियमित जनगणना शुरू होगा। 1881 में ही प्रथम बार जो कारखाना अधिनियम भारत में, कई बार सवाल बना है कि भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब जारी हुआ, तो वो 1821 में जारी हुआ। उसके बाद चर्चित इलवर्ट विधेयक जो था, वो विधेयक जो जारी हुआ था कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के ही काल में इसे सवाल बने हैं। उसके बाद लॉर्ड डफरिन देख लेते हैं। जो लॉर्ड डफरिन है वो यहाँ से देख लीजिए, इसके समय में तृतीय आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। उसके बाद से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनके 1885 के आसपास, 25 दिसंबर 1885 के आसपास जो इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की, होती क्या उसी दिन होती है। तो ये कब हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉर्ड लैंसडाउन। ये लैंसडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डुरंड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच, चूंकि पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा ही था, अफगानिस्तान को अलग किया गया, तो डुरंड नामक व्यक्ति ने वो रेखा निर्धारण किया, इसलिए डुरंड रेखा कहा जाता है। वो कब हुआ था, 1893 में हुआ था। 1893 में सबसे पहले जो तिलक थे उन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया था। उसके ठीक 2 बाद 95 के आसपास वो क्या करते हैं, शिवाजी उत्सव भी शुरू करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल वहाँ से बनते हैं। उसके बाद से लैंसडाउन खत्म हो गया। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट होता है जो कि हम यहाँ से देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लॉर्ड कर्जन को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड कर्जन को देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। पार्ट 2 काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें लगभग सभी वायसराय शुरू करेंगे ट्री के माध्यम से, और वायसराय थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है वायसराय वाला। एक मिनट, अब हमको यहाँ पे देखना है लॉर्ड कर्जन। देखिए सबसे पहले अगर कर्जन की बात कर लेते हैं, कर्जन यहाँ से हम देखेंगे तो कर्जन 1905 से याद रख सकते हैं। नहीं 1905 तो इसको नहीं कहेंगे, छोड़िए इसको। लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, 1905 में क्या करता है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कौन करता है, तो ये कर्जन का ही कानून है। उसके बाद से बंगाल विभाजन के बाद से अगर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करता है, कर्जन ही करते हैं। विभाग की स्थापना कौन करते हैं, तो ये कर्जन ही करते हैं। ठीक, उसके बाद से देख सकते हैं, देखिए इनके समय में ना, क्योंकि इसके पहले अगर डलहौजी की बात कर लेते हैं, 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी, लेकिन सर्वाधिक रेलवे का विकास जो हुआ था ना, वो उनके समय में नहीं आता। अगर सवाल है सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास
या रेलवे लाइन का निर्माण करेगी, विकास तो नहीं कर सकते। निर्माण कब हुआ था? तो इनके ही समय में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब हुआ था? तो इनके समय में ही हुआ था। विश्वविद्यालय प्रथम बार जो हुआ था वो इनके समय में हुआ था। उसके बाद से देख सकते हैं एक और एक्ट इन्होंने पारित किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट रहता है। 1904 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व संरक्षण अधिनियम जो है इनके ही समय में पारित हुआ था। ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ऐसे सवाल। देखिए अब उसका जो भी पुरातत्व है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इसका संरक्षण जो है वो उसी समय शुरू कर दिए थे और फलस्वरूप आज भारत सरकार तो कर ही रही है। कहने का अर्थ ये है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कर्जन के समय से ही शुरू हो गया था। अदरवाइज कर्जन का देखें तो कुछ अच्छा ही काम दिखता है। ठीक है, इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसका पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।